अब मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। एक ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन अपने आप में मिक्स है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹2,40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स खरीदे मोहन से 2,40,000 के, जो कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदे गए हैं। ठीक है, उसके बाद उन गुड्स में से 50% हमने सेल आउट कर दिए हैं टू another person Rohan at a price including 25% profit on sales। जो 50% गुड्स हैं वो हमने इस तरीके से उसकी प्राइस जनरेट की है कि उसको बेचने पर हमें 25% सेल प्राइस पर प्रॉफिट हो, लेकिन उसके बाद हमने उसको 10% डिस्काउंट ऑफर किया है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और उसके बाद हुआ ये है कि रोहन ने उसमें से 25% गुड्स हमको वापस कर दिए हैं जो हमारे पास आए बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव हो सकते हैं, तो इसलिए हमने वो गुड्स जिससे खरीदे थे उसको वापस कर दिए। तो यहाँ पे परचेज का ट्रांजैक्शन भी है, सेल्स का ट्रांजैक्शन भी है, सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन भी है और परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन भी है। इस तरीके से ये टोटल 4 ट्रांजैक्शंस आपकी बुक में हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बनाते हैं यहाँ पे एक एक चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमने परचेज किया है उसकी प्राइस क्या होगी। यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो गुड्स हमने परचेज किया उसकी नॉर्मल कंडीशन में प्राइस है 2,40,000 रुपया, जो कि हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर अवेल किया है। ठीक है, तो उसमें से 24,000 हम माइनस कर देंगे 10%, 2,16,000, 2,16,000 इज अवर प्राइस ऑफ परचेज। आफ्टर दैट 50% of these goods are sold out. So 50% will be 1,08,000, 1,08,000 रुपया। अब इसमें आपको प्रॉफिट को ऐड करना है जो कि सेल का 25% है। अब बिकॉज ऑफ क्योंकि सेल प्राइस आपको नहीं मालूम है तो आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन के हिसाब से। हमारी जो एक इक्वेशन होती है वो होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी। ओके, कॉस्ट हमारे पास है 1,08,000 बट वी डोंट नो प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना है ये हमें नहीं मालूम है, तो हम एसपी को मान के चल रहे हैं। अगर हमारी सेल प्राइस होगी एक्स तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 25/100 ऑफ एक्स। ठीक है, मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1,08,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 25/100 एक्स। तो ये बन जाएगा इस तरीके से 1,08,000 इंटू 75/100 ऑफ एक्स। तो देयरफॉर आगे आएंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108,000। इनको आप सिंपल कर सकते हैं 3/4 और इंटू आप करेंगे 4 अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, तो सेल प्राइस डायरेक्ट निकल जाएगी आपकी। इसको हम कैंसिल करते हैं। 1,44,000 इज योर सेल प्राइस और सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी सेल प्राइस को निकाला है, नॉर्मल सेल प्राइस को। उसके बाद हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं 14,400 जो कि 10% है। इसको माइनस करने के बाद फाइनली वी सोल्ड गुड्स फॉर 1,29,600। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं इधर सेल्स रिटर्न। तो जो गुड्स हमने बेचा उसको 25% हमारे पास रिटर्न हुआ है, राइट। तो इसका हमने 25% निकाला 1,29,600 इंटू 25%, 32,400 का गुड्स हमारे पास वापस आया है। अब यही गुड्स हमने किसको वापस कर दिया जिससे हमने खरीदा था। ठीक है, तो ये प्राइस पर आप वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, जबकि जब आपने परचेज किया था तो इससे कम वैल्यू में परचेज किया था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो टोटल जो आपने माल बेचा था वो था 1,08,000 जो आपने खरीदा था। खरीदने की टोटल वैल्यू कितनी थी 2,16,000। उसमें से 50% गुड्स आपने सेल आउट किए, मींस 1,08,000 के गुड्स आपने सेल आउट किए। तो इस 1,08,000 का 25% आपके पास रिटर्न होके आ रहा है। तो 1,08,000 का 25% अब निकालेंगे, दैट इज 27,000। इस तरीके से हमारी ये परचेज की वैल्यू, ये सेल्स की वैल्यू, ये सेल्स रिटर्न और ये परचेज रिटर्न।
अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझें और पढ़ें। और अब मैं आपको एंट्रीज करके बता रहा हूं। जो हमने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये गुड्स हमने मोहन से खरीदे थे, तो यहां पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और उसकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 2,16,000 में फाइनली ये गुड्स हमने परचेज किए थे। 2,16,000 गुड्स परचेज्ड, ये हमारा नरेशन। फिर इसमें से 50% हमने गुड्स सेल आउट किए हैं, किसको, रोहन को, तो अगली एंट्री हो जाएगी रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये गुड्स हमने सेल आउट किए हैं 1,29,600 में, 1,29,600। उसके बाद ये गुड्स हमारे पास वापस आए हैं, फिलहाल तो हम लिखे गुड्स सोल्ड। उसके बाद ये गुड्स हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न की, एंट्री होगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन। वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न इज 32,400 गुड्स रिटर्न बाय रोहन। एंड फाइनली ये गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं मोहन को, तो अगली एंट्री होगी हमारी मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वैल्यू होगी 27,000 एंड 27, और अब आप इसका टोटल कर देंगे। यहां से ये वैल्यूज मैं मिटा देता हूं, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब आपको इसका टोटल लगा देना है, ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ये जर्नल का फॉर्मेट, टोटल आपको लगाना है 006, ये आपका जीटी ग्रैंड टोटल। इस तरीके से ये खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं आपको आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस और करवा रहा हूं, ठीक है, जो थोड़े अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो इसको मिटा रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू माय बुक, मेरी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चूंकि गुड्स क्रेडिट में बेचा गया है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का ही कंसिडरेशन करना है, कैश डिस्काउंट का कोई कंसिडरेशन नहीं करना है। गुड्स आर सोल्ड टू मोहन, तो यहां पर हमारी एंट्री होगी मुनीश, सॉरी, तो यहां पर आप लिखेंगे मुनीश डेबिट सोल्ड गुड्स टू मुनीश, ठीक है। कैलकुलेशन में यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं, जो गुड्स हमने परचेज किए हैं वो कितने, सॉरी सेल्स किए हैं, तो 5,000 जो आपकी गुड्स की वैल्यू है, इसमें से हम माइनस करेंगे 20%, दैट इज 1,000। तो फाइनली ये गुड्स जो आपका सेल हो रहा है वो कितने में हो रहा है, 4,000 में। तो एंट्री आ जाएगी यहाँ पे 4,000 डेबिट में एंड 4,000 क्रेडिट में। ये आपका पहला ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन नंबर 1। डेट की जगह आप 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में दे रखा है बॉट गुड्स फ्रॉम कमल फॉर कैश, ठीक है, एंड वर्थ रुपीज एट 2,000, 10% trade discount and 2% cash discount. अब because of goods are purchased for cash, ठीक है,
तो यहां पर आप कैश डिस्काउंट का भी कंसिडरेशन करेंगे ट्रेड के साथ साथ कैश डिस्काउंट। तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद आप रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो यहां पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट इज कमिंग इज डेबिट, तो परचेज अकाउंट ये डेबिट। और यहां पर हमारे पास से क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग, दैट इज कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और साथ में आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आपको यहां पर अमाउंट का कैलकुलेशन करना है, वो आपको बता रहा हूं कि टोटल गुड्स है 2000 का, इसमें से पहले हम माइनस करेंगे 10% जो कि 200 होगा, इसके बाद बचेगा 1800, इसमें से हम फिर माइनस करेंगे 2% सीडी 2%, तो 36 4 6 7 और ये नेट कैश। अब ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी परचेज की वैल्यू है वो है ये परचेज वैल्यू, ये आपका वर्किंग नोट है। परचेज वैल्यू में आप लिखेंगे 1800, आफ्टर दैट आउट ऑफ दैट वी आर पे 1764, तो यहां पर आप लिखेंगे कैश में 1764 एंड 36 रुपीज इन कैश डिस्काउंट। तो यहां पर हमने गुड्स को कैश में खरीदा है, इसलिए कैश डिस्काउंट को कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है सोल्ड टू सनत, गुड्स वर्थ ₹4000 at 15% trade discount and 5% cash discount. He paid half the amount in cash. मैं इसको मिटा रहा हूं और अब आगे की एंट्रीज आपको बता रहा हूं। तो इसको मैंने मिटाया और एंट्री नंबर 3, चूंकि गुड्स हमने परचेज किया है जिसमें 50% कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश पेमेंट के केस में आपको कैश डिस्काउंट भी कंसीडर करना है, बट हाफ ऑफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और परचेज ऑन क्रेडिट, व्हाट इज जो भी है, तो आधा उधार में रहेगा, तो उसके लिए आपको कैश डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेना है। ठीक है, तो गुड्स हमने सेल किया है, इसलिए गुड्स में, और किसको सेल किया है वो हम देख रहे हैं। तो पहले मैं इसकी 2 अलग अलग एंट्री कर रहा हूं। पहले हमने गुड्स किसको सेल किया है उसके नाम से लिख रहे हैं सनत, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 4000 का गुड्स था, उसमें से माइनस करेंगे 15% ऑफ 4000। ठीक है, तो 600 रुपए डिस्काउंट में जाएगा, 3400 ये आपकी फाइनल प्राइस होगी सेल की। ये एक एंट्री अलग कर दी, ये मानते कि हमने पूरा उधार में सेल किया है। अब इसमें से 50% हमें मिल रहा है, तो हमारा जो पैसा हमें रिसीव होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सनत। राइट, जितना हमारा गुड्स है 3400, उसमें से 50% हमें मिल रहा है, मतलब जो वैल्यू होगी 1700। ठीक है, 3400 का 50% 1700 ये हमें उससे मिलना है, लेकिन चूंकि वो हमको आधा पेमेंट दे रहा है तो हम इसको डिस्काउंट अलाउड करेंगे, एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 5% ऑफ दिस अमाउंट। तो डिस्काउंट में आएगा 85 रुपीज और बाकी का बचा हुआ 1615 ये यहां पर आएगा। कैलकुलेशन आपको यहां पे बता रहा हूं, ये अमाउंट रिसीवेबल
दैट इज 3400 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1700। इसमें से माइनस करेंगे हम CD 5%, तो इसका 5% होगा 85 और 516, तो ये होगा नेट कैश रिसीव्ड। तो ये एंट्री इतनी अमाउंट से आपको करनी है। अब फिर से मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, एक ही दिन में हो रहे हैं। तो यहां पे दो एंट्री बनाने के बजाय हम एक कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। तो इसी की जो कंपाउंड एंट्री बनेगी वो क्या हो जाएगी? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में आप देखें कि इस अकाउंट में, इन दो एंट्रीज में सनत अकाउंट क्रेडिट भी है और सनत अकाउंट डेबिट भी है। तो इन दोनों में से जो वैल्यू कम है वो बड़ी वैल्यू के साथ में कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो अमाउंट है ये 1700 है, जबकि ये 3400 है। तो छोटी वाली जो अमाउंट है वो कैंसिल हो जाएगी, यहां से आपका सनत का अकाउंट जो वो हट जाएगा। ठीक है, और इसमें से यहां पे सनत के अकाउंट में ये हो जाएगा 1700, राइट। अब इसके बाद कोई भी अकाउंट आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी एंट्री होगी सनत डेबिट 1700। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट 1615। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जो कि 85 है, और 2 सेल्स अकाउंट जो कि कितना है 3400 है। तो ये दो एंट्री बनाने के बदले में आप एक कंपाउंड एंट्री इस तरीके से बना सकते हैं। अब उसके बाद जो आपका चौथा ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स बॉट फ्रॉम जनक वर्थ ₹6000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। तो ये ट्रांजैक्शन अब आप खुद बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको परचेज की एंट्री जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है दोनों आपको करके बता चुका। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर ये खत्म हो गया, ओवर। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं चेक करता हूं, सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं उनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अ चेक इज रिसीव्ड इन पेमेंट एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर। दूसरा केस है a check is received in payment but deposited in bank on some लेटर डेट। चेक आपको मिला लेकिन आपने उस दिन उसको बैंक में जमा नहीं किया है, आप उसको इन फ्यूचर किसी दिन बैंक में जमा करते हैं। तो एंट्री विल बी ए ऑन द date of check receipt। जिस दिन आप चेक रिसीव करेंगे उस दिन एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिवर्स
नेम, और सेकेंड एंट्री ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, जिस दिन आप चेक को बैंक में जमा करेंगे एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चेक मिलता है, कुछ बुक्स में पुराना सिस्टम चल रहा है जिसमें चेक अगर मिलता है और हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज कैश। आपको कैश अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको चेक मिला है और आप इमीडिएटली उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, देन सिंपल एंट्री हो रही है बैंक इज द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। आपने बैंक को दे दिया और गिवर ने आपको दिया है, तो कुल मिला के एक रिसीवर हो जाएगा, एक गिवर हो जाएगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर होगा बैंक और गिवर होगा जो आपको चेक दे रहा है। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर्स नेम XYZ, जिससे भी वो चेक आपको मिला है उसके नाम से आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेक मिलता है और आप उसको सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस आपको दो अलग अलग डेज में एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि चेक रिसीव करने की डेट अलग है और चेक डिपॉजिट करने की डेट अलग है। तो जिस दिन आप चेक रिसीव करेंगे उस दिन आपकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिवर्स नेम, जो भी आपको दे रहा है उसके नाम को आप क्रेडिट करेंगे, उसके नाम के अकाउंट में आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट आपको खोलना है, यहां पर कैश अकाउंट नहीं करना है। ठीक है, तो if the check is received but not deposited in the bank, then you have to make the entry check in hand account debit to givers account, और उसके बाद whenever in future you deposit that check into the bank, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, फाइनली चूंकि ये ट्रांजेक्शन दो अलग अलग डेज में हो रहा है इसलिए आपको ऐसा करना है। और अगर सेम डे में ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम डे में हो जाते हैं, मतलब चेक आपको मिला और आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, तो आपकी एंट्री ये हो जाती है। ये एंट्री किस तरीके से होती है, जब आपको चेक मिला आपने यहाँ पे किया, जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो ये एंट्री हो गई। अगर ये दो एंट्री एक साथ हो रही है तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एंट्री क्या बचेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर्स नेम, यही एंट्री यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अगर आप सेम डे में डिपॉजिट करते हैं तो आपको ये दो एंट्री नहीं करनी है, आप डायरेक्टली इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री कर देंगे। और अगर ये दो ट्रांजेक्शंस अलग अलग डेट में हो रहे हैं, चेक रिसीव की डेट अलग है, चेक डिपॉजिट की डेट अलग है, तो आपको दो ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट में रिकॉर्ड करने होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगली जो चीज है वो आपको बता रहा हूं, जब आपको मिला हुआ चेक रिवर्स हो जाता है, मतलब व्हेन received check is dishonored, अगर आपको कोई चेक मिला था, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक बाउंस हो गया। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आपकी एंट्री होती है जो एंट्री आपने चेक मिलने के लिए पास की थी, तो एंट्री हो जाएगी गिवर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पर गिवर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो इस कंसेप्ट पर डेबिट नहीं हो रहा है कि वो गिवर है, गिवर होने पर वो क्रेडिट होता है। हम यहां पर इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं और मैंने यहां पे लिखा हुआ है गिवर्स चेक, तो प्रैक्टिकली ही इज नॉट गिवर बाय दिस टाइम, ही इज रिसीवर, क्योंकि जैसे ही चेक बाउंस होगा तो वो चेक हम वापस किसको देंगे, जिसने हमको वो चेक दिया था। ठीक है, तो हम उसको वापस देंगे तो उसको वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक से हम रिसीव करेंगे चेक, तो इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चेक बाउंस होने की जो एंट्री होती है वो ये होती है। और अब एक और चीज वो है नोट, whenever
we issue check in पेमेंट। अगर आप किसी को पेमेंट में चेक देते हैं, ठीक है, ऑलवेज यूज बैंक अकाउंट। फॉर दैट, जब भी आप किसी को चेक देते हैं तो आपको हमेशा चेक की जगह बैंक वर्ड यूज करना है। अगर आप चेक दे रहे हैं तो जिसको भी दे रहे हैं उसका अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर चेक इन हैंड का जो कंसेप्ट है वो कहीं पर भी नहीं आएगा। मतलब चेक इन हैंड का कंसेप्ट सिर्फ रिसीव्ड के केस में होता है, इशूड चेक के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एंट्रीज हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, जिनको आपको याद रखना है कि आपको ऐसे ही करना है। सिस्टम में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, इसलिए ये एंट्रियां इस तरीके से की जाएंगी। पहले ये एंट्री करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, जो कि अब चेंज कर दिया गया। अब मैं आपको मिसलेनियस ट्रांजैक्शन जो है उनके बारे में बता रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपको करके बता। क्वेश्चन नंबर 18, इन बिटवीन जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन ट्रांजैक्शंस के हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, डिस्कस हम कर चुके हैं। उसी तरह के ट्रांजैक्शंस हैं। मिसलेनियस ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ट्रांजैक्शन उसमें नए हैं और कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन उसमें दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और अब इसमें आप अमाउंट पुटअप करेंगे तो 15,000 एंड 5,000, 15,000 इन कैश, 5,000 इन फर्नीचर, टोटल कैपिटल बिकम्स 20,000। और अब आप इसका नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। मैं यहां पे नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है, स्पेस जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं यहां पे नरेशंस नहीं लिख रहा हूं। बट यू हैव टू राइट ऑलवेज नरेशंस। अगला जो ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज के लिए आपकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट। यहां पे नाम दे रखा है, आपने गुड्स किससे परचेज किया है, इसका मतलब ये कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहां पर आप लिखेंगे टू राम। और अमाउंट जो भी होगा वो आप लिखेंगे, अमाउंट है 8575। उसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है वो है पेड 6450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6500 टू मोहन। तो यहां पे मोहन इज द रिसीवर, मोहन को हम पे कर रहे हैं, तो मोहन डेबिट। जब भी बात फुल सेटलमेंट की होती है तो वहां पर कैश डिस्काउंट होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जो मोहन को आपको पे करना था अमाउंट दैट वाज 6500, तो मोहन के अकाउंट में पूरा अमाउंट आएगा 6500, लेकिन एक्चुअल पेमेंट जो आप करेंगे वो कैश में आएगा, दैट इज 6450। तो 6450 एंड रिमेनिंग अमाउंट 50 रुपीज इन डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है वो है गुड्स वर्थ ₹200 वाज स्टोलन। ये बहुत ही स्पेसिफिक एंट्री है, यहां पर आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट। जब भी आपके यहां से गुड्स जा रहा है विदाउट एग्रीमेंट ऑफ सेल और परचेज रिटर्न, मतलब ना तो परचेज रिटर्न है ना सेल्स रिटर्न है, बट स्टिल द गुड्स आर गोइंग, आपके यहां से चले गए हैं या जा रहे हैं या खत्म हो गए हैं, तो वहां पर आपको ऑलवेज परचेज अकाउंट को क्रेडिट
करना है। नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बट इन दिस केस परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और टोटल वैल्यू है 200, वो हम डेबिट में लिखेंगे 200 एंड 200 इन परचेज अकाउंट। एंड लास्टली है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेमेंट की एंट्री जो होती है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, इनकम टैक्स, और ये जो भी अमाउंट है वो आप यहां पर लिखेंगे 800, तो इनकम टैक्स का अमाउंट है 800 रुपए। अब अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का मतलब होता है जहां पे बिजनेस का एक ही मालिक होता है, तो वहां पे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग नहीं माना जाता है। ठीक है, यहां पर जो भी लायबिलिटी आती है इनकम टैक्स की वो बिजनेस की नहीं बल्कि बिजनेसमैन की लायबिलिटी मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन की तरफ से पेमेंट किया गया है इनकम टैक्स का। तो यहां पे इनकम टैक्स के बजाय हम डायरेक्ट लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, या फिर आप लिख रहे हैं इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इनकम टैक्स को बाद में आपको कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अब अगर मान लो ये पार्टनरशिप कंसर्न होती है, तो पार्टनरशिप कंसर्न में पार्टनरशिप फर्म को खुद के प्रॉफिट के ऊपर खुद की तरफ से टैक्स पे करना होता है। तो इन दैट केस आपकी जो एंट्री होती है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, और वहां पर जो भी इनकम टैक्स आपने पे किया है वो आपका एक्सपेंस माना जाता है और उसको प्रॉफिट में से माइनस किया जा सकता। ठीक है, ये थे आपके स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। और अब मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस और करवाऊंगा।